हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हमारा पर्यावरण। तो ये चैप्टर बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं या बहुत जगह ये स्कूल ये समय या फिर कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को करके जाएं तो इस चैप्टर से भी जो क्वेश्चन आएगा वो आप बना सकते हैं। देखिए वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में 6 या 7 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 5 क्वेश्चन को बनाना रहता है। तो आप इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप अगर वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना पाते, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाकर निकल जाइए तो आपको बहुत आसानी होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में या फिर कोचिंग में कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? कौन जो है वो सिर्फ जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ किसको कहते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए तो इसमें क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि जैव निम्नकरणीय इसको कहते हैं जिसका क्षय हो सकता है, जो सड़ सकता है, गल सकता है, उसको जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सब्सटेंस का मतलब वो सड़ गल करके खाद बन सकता है, उसको जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन में क्या है? घास है, पुष्प है, चमड़ा है। तो ये सब गल जाता है, कुछ दिन बाद खराब हो जाता है। घास, लकड़ी और इसमें एक प्लास्टिक आ गया तो प्लास्टिक खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी जैव निम्नकरणीय नहीं है। और ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ है फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये भी जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। केक, लकड़ी और घास ये भी जैव निम्नकरणीय, तीनों हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए पदार्थ नहीं है। यहाँ पे कौन नहीं है लिखना चाहिए था। अगर नहीं है लिखेगा तो बी आंसर होगा, और नहीं तो फिर क्या होगा? ए, सी और डी आंसर होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? कौन जो है वो भौतिक कारक नहीं है? तो देखिए ताप भौतिक कारक है, वर्षा भौतिक कारक है, वायु भी भौतिक कारक, लेकिन सूक्ष्म जीव क्या है? रासायनिक कारक है। ये सूक्ष्म जीव क्या होता है? सड़ा देता है, फंगस होता है, तो ये सब रासायनिक कारक होगा। तो ये क्या होगा? सूक्ष्म जीव जो है वो भौतिक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो बताइए कौन आहार श्रृंखला? घास, गेहूँ, तो गेहूँ घास खाता है? नहीं। ठीक है। आहार श्रृंखला तो आप लोग पढ़े होंगे, इतना तो श्योर जानते हैं कि उससे वो जो पहले वाला होता है उसको दूसरा वाला क्या करता है? खाता है। तो देखिए बी में क्या है? घास। तो घास को यहाँ पे देखिए बी में घास है, तो घास को कौन खाएगा? तो बकरी। घास को कौन खा लेगा? तो बकरी खा लेगा। और बकरी को कौन खाएगा? तो मानव। तो ये आहार श्रृंखला हो रहा है। यहाँ देखिए अब गाय जो है वो बकरी खाता है, बताइए ये तो होगा नहीं। हाथी गाय को खाएगा? नहीं होगा। मछली घास को खाएगा? तो नहीं होगा। तो ये क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आहार श्रृंखला आप लोग को इस तरह से पहचाना कि उसके पीछे वाला उसके आगे वाला को खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बकरी घास खा लेगा, मानव बकरी को खा लेगा, लेकिन मछली घास नहीं खाएगा, बकरी मछली नहीं खाएगा। तो ये सब चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? बहुत आसान ये चैप्टर है, आप जरूर इस चैप्टर का क्वेश्चन कम से कम करके जाएं तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो सब चैप्टर टफ चैप्टर है। उस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो इसका बना करके आ जाइए। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना। हाँ मित्र, प्लास्टिक का थैले का उपयोग ये नहीं कर रहा है, कपड़े का थैले का उपयोग करना है। कितना अच्छा ये स्टूडेंट, बहुत अच्छा है। कार समाप्त होते ही लाइट या पंखे का स्विच बंद कर देना। हाँ बहुत आदर्श व्यक्ति है, स्विच बंद कर देता है, बिजली का बचत कर रहा है। स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। हाँ जी यार, तुम लोग भी साइकिल से मत आना, साइकिल से आ सकते हो, मतलब बाइक से बहुत लोग आते हो, ये गलत काम है। तो ये सब क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? पर्यावरणीय व्यवहार है। ये देखिए निम्न से कौन अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है? मतलब कौन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सड़गल नहीं सकता है? तो कौन होगा इसमें? प्लास्टिक। सामने दिख रहा है कि प्लास्टिक सड़गल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है? कभी जीवधारी और कभी निर्जीव वस्तुएं, जीवधारी और निर्जीव दोनों वस्तुएं, निर्जीव प्राणी या सभी जीवधारी। तो यहाँ क्या होगा? एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो परितंत्र मतलब पूरा हमारे चारों तरफ का तंत्र, हमारे चारों तरफ का आवरण। तो हमारे चारों तरफ का आवरण में कौन है? सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? जीवधारी और निर्जीव दोनों होंगे। तो ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर उच्च स्तर पे जाते हैं तो वो क्या होता है? वो अपने पहले वाला को खाता है और उसको क्या करता है? एकत्रित करते जाता है। तो ये क्या कराता है? तो उससे क्या होता है? वृद्धि होता है। हम लोग खाते हैं वसा, प्रोटीन, ये सब हम लोग में एकत्रित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। तो यहाँ पे क्या होगा?
डी आंसर होगा। जय मतलब जीव का वृद्धि हो रहा है, उसको खाने से वृद्धि हो रहा है, तो जय आवर्धन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए। शेर है, मगरमच्छ है, हिरन है या मनुष्य है? तो प्राथमिक उपभोक्ता उसको कहते हैं जो घास फूस खाता है। तो बताइए, शेर घास नहीं खाता है, मच्छरमच्छ भी नहीं खाता है, मनुष्य भी क्या होता है, साग ये सब खाता है, पर ये क्या है, मांसाहारी भी है। लेकिन हिरन क्या है, सिर्फ शाकाहारी है। तो हिरन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन पदार्थों के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो हार्मोन, मिनरल, विटामिन या एंजाइम। तो क्या होगा आंसर, एंजाइम। एंजाइम से हम लोग क्या होता है, पाचन होता है। नहीं पाचन नहीं पचता है सही से खाना, तो हम लोग एंजाइम पीते हैं, सिरप जा करके लेते हैं, तो एंजाइम। हाँ, कुछ लोग एल्कोहल भी लेते हैं, तो वो भी एंजाइम का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों में होता है, केवल तनों में होता है, पौधे के सभी हरे भागों में होता है या जड़ों में होता है? तो क्या होगा, पौधे के सभी हरे भागों में होगा प्रकाश संश्लेषण। तो सिर्फ पत्तियों में नहीं होता है, सी होगा, पौधे के सभी हरे भागों में होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाले ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक सिर्फ कितना % जाता है, 10% सिर्फ क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10% होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 10% सिर्फ ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरित होगा। मतलब हम लोग मीट मुर्गा खाएं तो उसका मात्र 10% एनर्जी हमारे पास आएगा। चलिए अब आता है अति लघुतरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पारितंत्र में एक जैविक तथा अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। एक जैविक का दीजिए और एक अजैविक घटक का उदाहरण दीजिए। तो पारितंत्र में जैविक घटक कौन हो जाएगा, तो घास हो जाएगा जैविक घटक, और अजैविक घटक कौन होगा, मृदा। तो यहाँ पे जैविक और अजैविक घटक हो गया, घास और मृदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए जो मानव के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे क्या हो गया, खेत। खेत जो है वो पारितंत्र किसके द्वारा निर्मित है, तो मानव के द्वारा। ऐसे ही फील्ड है, उसको खेत बना दिया, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग उपजा रहे हैं फसल को, तो ये खेत कौन बनाया, तो मानव बनाया। ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र O3, O2 होता है ऑक्सीजन का, O3 होता है ओजोन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आप लोग से। CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या है किसी भी आहार श्रृंखला में? तो सूर्य। सूर्य से हम लोग क्या होता है, एनर्जी लेते हैं। तो सूर्य क्या है, प्रथम ऊर्जा स्रोत है। अगला है, DDT का पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। एगो डाइक्लोरो, एगो ठीक है डाइफिनाइल है, फिर डाइक्लोरो इथेन है। तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। तो यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जब एक साथ 4 नाम दे देगा थोड़ा सा इधर उधर करके, तो कन्फ्यूजन होगा। इसलिए सही से इसको रट लीजिएगा इस नाम को। क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरण पृथ्वी को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत जो है वो हम लोग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, पृथ्वी के इसमें पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर क्या है यहाँ पे ये बताना है, और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी देना है। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला का जो प्रत्येक चरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण को। आहार श्रृंखला का उदाहरण क्या है? तो आहार श्रृंखला का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हरे पौधे हैं, तो हरा पौधा को कौन खा रहा है? तो खरगोश। खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खा रहा है? तो शेर खा रहा है। तो यह आहार श्रृंखला का एक उदाहरण है। तो हरे पौधे यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, प्रथम पोषी स्तर हो गया। खरगोश क्या हो गया, द्वितीय पोषी स्तर हो गया। और लोमड़ी क्या हो गया, तृतीय पोषी स्तर हो गया। और शेर क्या हो गया, चतुर्थ पोषी स्तर हो गया। तो 4 पोषी स्तर यहाँ पे देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपमार्जक जो है
डीकम्पोजर, मतलब जो उसको अपघटित करता है, तोड़ता है, डीकम्पोजर। अब मार्जक मतलब डीकम्पोजर। तो पारितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमार्जकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अपमार्जक जीवों के मृत शरीरों तथा उनके अवशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित कर सरल पदार्थ में बदल देते हैं। ये सरल पदार्थ पुनर्चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधे के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कुत्ता कहीं मर गया तो वो क्या होगा, गमकते रहेगा। अगर नहीं सड़ करके ख़त्म होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो मिट्टी में मिल जाता है, किसी का लाश है, कोई मर गया, तो वो सब क्या होगा, अपमार्जक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र और एक होता है मानव निर्मित पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण। तो प्राकृतिक पारितंत्र में कौन हो गया, वन, तालाब, तालाब भी तो लेकिन प्राकृतिक नहीं होगा, झील हो गया, तालाब तो आदमी खुद से भी बना लेता है। तो तालाब, वन, तालाब और झील दिया है, तालाब यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया, मानव निर्मित क्या हो गया, बगीचा हो गया, खेत हो गया, ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में अजैविक तथा जैविक घटक किसे कहते हैं? तो अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक को हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, भूमि हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ये सब क्या हो गया, अजैविक घटक बनाते हैं। अगला है जैविक घटक। तो जैविक घटक कौन हो जाएगा, तो सभी सजीव जो होता है, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिल करके क्या होता है, जैविक घटक बनाते हैं। तो ये सब क्या है, जैविक घटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं तथा यह पारितंत्र से किस प्रकार संबंधित है? तो पर्यावरण से आप क्या समझते हैं तथा यह पारितंत्र से किस प्रकार संबंधित है? तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है। पर्यावरण का मतलब वह सारी चीज़ है जो हमको चारों तरफ से क्या है, घेरी हुई है। इसमें सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। इसमें सारे के सारे जैविक तथा अजैविक घटक क्या है, शामिल है। जैविक एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। जैविक और अजैविक दोनों घटकों के मेल से क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इससे आहार श्रृंखला तथा आहार जाल बनते हैं। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण का, पर्यावरण इसको संधि विच्छेद कीजिए, परिजोड़ आवरण, मतलब हमारे चारों तरफ का आवरण। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण। तो इसमें क्या होता है, वह सभी चीज़ें जो हमें घेरे रहती है उसको पर्यावरण कहते हैं। इसमें सभी जैविक अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक एवं जैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसमें आहार श्रृंखला या आहार जाल बनते हैं। क्वेश्चन, उत्पादक किसे कहते हैं? देखिए आप लोग हर चीज़ जानते हैं, लेकिन क्या उसको एक लैंग्वेज में लिखना, मतलब कि एक जो साइंस का भाषा उस तरह से लिखना है। तो थोड़ा सा उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक जो उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसके उदाहरण है। इसका मतलब मानव को हम लोग उत्पादक नहीं कहेंगे। मानव एक पर एक चीज़ बना रहा है, ठीक है, चौबिन बना रहा है ना जी ठीक है, एग रोल बना रहा है, चिल्ली बना रहा है, तो वो सब क्या है, वो सब मानव नहीं, उसको उत्पादक नहीं कहेंगे। उत्पादक मतलब नेचुरली जो बना सके। तो पौधे क्या हो, और नील हरी शैवाल सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं, तो वो उत्पादक कहलाएंगे। मतलब किसान भी उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता मतलब भोग करने वाला। जो उत्पादक बनाया है उसको क्या करेगा, भोग करेगा। तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भोजन हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधे पर निर्भर हैं ही हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी होते हैं। तो कोई भी हो सकता है उत्पादकता। चलिए अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। एक पहला शाकाहारी, जो पौधे, पत्तियां, फल खाने वाले जैसे बकरी, हिरन हो गया। मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ हो गया। सर्वाहारी, पौधे एवं मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा हो गया और मनुष्य हो गया। बताइए मनुष्य को कौवा कैसे कंपेयर कर दिया भाई। लास्ट एक हो गया परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने तथा भोजन लेने वाले जैसे जू हो गया और अमरबेल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, परजीवी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या है। तो आहार श्रृंखला क्या है, तो प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, तो प्रकृति में सभी जीव परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, एक दूसरे पर जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। बस सिंपल क्या लिखेंगे कि सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये एक दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं इस श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला में 10% नियम क्या है, तो 10% नियम क्या है आहार श्रृंखला में। आहार श्रृंखला में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। ठीक है, अगर हम लोग अंडा खाएं या मुर्गी खाएं तो उसका मात्र 10% एनर्जी हमारे शरीर में हस्तांतरित होगा, बाकी चबाने उबाने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग कोई भी चीज़ खाएं, कोई भी फल खाएं तो उसका 10% एनर्जी हमको मिल पाता है। तो आहार श्रृंखला में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा क्या होता है, जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। क्या मस्त क्वेश्चन है। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव न्यूनीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव न्यूनीकरणीय होते हैं। तो कुछ पदार्थ का जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ पदार्थ का जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। अतः सब्जियों के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट, पत्ते आदि जैव न्यूनीकरणीय हैं, क्योंकि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव इसे जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि अजैव न्यूनीकरणीय है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। तो कारण क्या है, क्योंकि इनका अपघटन जीवाणु कवक के द्वारा नहीं हो पाता, इसलिए ये सब क्या होता है, अजैव न्यूनीकरणीय में आते हैं, और जिसका अपघटन हो जाता है वो निम्नकरणीय में आते हैं, जैव न्यूनीकरणीय में आते हैं। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। जीव और निर्जीव दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। सभी जीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं तथा प्रकृति में संतुलित बनाए रखते हैं। अतः एक पारितंत्र में जैव घटक तथा अजैव घटक दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में सामान्यतः कम चरण क्यों होते हैं। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। मतलब वहाँ जाते जाते उसका एनर्जी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब उसको खाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वो कम चरण होते हैं, उससे आगे उसको खाने वाला कोई नहीं बचता है। ठीक है, शेर को कोई खाता है, नहीं खाता है, क्योंकि अब उसमें कुछ देखने में तो है बहुत मोटा ताज़ा, क्या जी किसी को कुछ कर सकता है, पर उसके मांस में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उसमें एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए शाकाहारी बनिए, शाकाहारी खाइए, सही रहेगा। हाँ, मछली हमको अच्छा लगता है, मछली खाइए। अगला क्वेश्चन है आहार जाल क्या है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार जीवों का आहार बनता है, जो स्वयं अनेक प्रकार से जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल क्या है, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। लंबाई और जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार जीवों का आहार बनता है। जैसे क्या होता है, घास कौन खाया, बकरी भी खाया, खरगोश भी खाया, ठीक है, या फिर बकरी को मानव भी खाया और भी कुछ खाए। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार शाखान्वित होते हैं। अतः शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रचनात्मक आवरण है। ओजोन परत जो है पृथ्वी के चारों एक रचनात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक
परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत क्या करता है, सूर्य के परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्या होता है, सूर्य से आने वाले जो परावैंगनी किरण है उसको रोकता है, जिससे हमको बहुत ही कैंसर ये सब होने से क्या होता है, रक्षा करता है। इसलिए ओजोन परत जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा अपना भाषा में लिखिए। चलिए, आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, नो प्लास्टिक। तो कचरा निपटाने की समस्या कम करने के तरीके निम्नलिखित हैं। कचरा फेंकने के पूर्व जैव न्यूनीकरणीय तथा अजैव न्यूनीकरणीय पदार्थ को अलग करेंगे। जो खतर सड़ गल सकता है उसको अलग करेंगे, जो नहीं सड़ सकता उसको अलग करेंगे। ऐसे पदार्थ को अलग करना जिनका पुनः चक्रण संभव है, जैसे कागज़, शीशा, धातुएं, रबर इत्यादि सबको गला सा हम लोग सकते हैं। और जैव निम्नकरणीय पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए, तो अब आ गया है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जैव आवर्धन मतलब बढ़ना। तो विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोतों में चले जाते हैं। ये रसायन जो है बह करके मिट्टी अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इनका पौधों द्वारा अवशोषण होता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नकृत हैं तथा यह प्रत्येक कोशीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर क्लिष्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको भी। हिंदी मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, अब इंग्लिश का आदत हो गया है। तो विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, ठीक है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोतों में चले जाते हैं। खाद डालें, खाद बह करके मिट्टी या जल स्रोत में चला गया। मिट्टी से इनका पौधों द्वारा अवशोषण होता है। पौधा क्या करता है, मिट्टी से इन खाद को अवशोषित करता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों अथवा जंतु, वहाँ पर जलीय पौधों और जंतुओं के पास भी खाद बह करके चला गया पानी के द्वारा। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नकरणित है, यह प्रत्येक कोशीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। सब लोग उसको क्या करता है, संग्रहित करते जाता है। इस प्रकार आहार श्रृंखला से हानिकारक रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो हानिकारक पदार्थ है वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, मनुष्य ही सबसे क्या है, ऊपर में है। अतः हमारे शरीर में यह हानिकारक रासायनिक सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये जो संचित होते हैं रसायन हमारे शरीर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीव को अगर हम समाप्त कर दें तो क्या होगा इससे? यदि एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, ठीक है, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उससे बाद वाले कोशीय स्तर को भोजन नहीं मिल पाएंगे। अतः वे भोजन के अभाव में मर जाएंगे अथवा किसी अन्य स्थानों पर चले जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि सभी शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, खरगोश आदि मर जाएंगे तो अगले कोशीय स्तर वाले जीव शेर, बाघ आदि को भोजन नहीं मिलेगा और वे या तो मर जाएंगे या पलायन करेंगे। इसी प्रकार हिरण, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे अधिक होंगे। अगर हिरण नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगा तो घास क्या होगा, चारों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या होगा, हर स्तर को रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सब में बैलेंस बना रहे। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? तो फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशक एवं हानिकारक रसायन, जैव आवर्धन अभी हम पढ़ाए थे पीछे। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब खाद ये सब जो हम लोग डालते हैं बस जैविक आवर्धन वही है। तो वो सब क्या होता है कि वो पेड़ पौधे के द्वारा हम तक पहुँचता है, जो हमारे लिए हानिकारक है उसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशक एवं हानिकारक रसायन जैसे अजैविक निम्नकरणीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ कोशीय स्तर पर जीवों एवं पादपों के शरीर में संचित होते हैं, जिसे जैविक आवर्धन कहते हैं। विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन भिन्न भिन्न होता है। स्तरों के ऊपर की तरफ बढ़ने पर आवर्धन बढ़ता जाता है। चूँकि आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है।
अगला क्वेश्चन, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नलिखित कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो अजैव निम्नलिखित करने से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? चूँकि इसका विघटन नहीं हो जा पाता है, इसलिए लंबे समय तक बने रहने के कारण काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तथा पारितंत्र में असंतुलित पैदा करते हैं, पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, पॉलीथीन की थैलियाँ कुछ पालतू जानवरों को खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। नलियाँ जाम हो जाती है जिससे मलमूत्र आदि गंदे पदार्थ का वहन नहीं हो पाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। फिर है, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि जल जमा होने के कारण खतरनाक होते हैं, जैसे डेंगू आदि ये सब बीमारियाँ होती हैं। दवाइयों के स्ट्रीप बोतलें, कीटनाशक आदि से जल या मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण फसलों की वृद्धि में रुकावट होती है। तो ये सब लिखिए। इससे अजैव आवर्धन, जैविक आवर्धन भी होता है। इसे जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करता है। तो बहुत सारा कारण है। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तो क्या इसका पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सभी का सभी क्या है? जैव निम्नकरणीय हो, सब के सब क्या होगा? खत्म होने वाला है। तो क्या इससे हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, यदि उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तब भी हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, परंतु लंबे समय के लिए नहीं। अधिक मात्रा में कचरा होने के कारण सूक्ष्मजीव सही समय पर इसका विघटन नहीं कर पाएंगे। इससे यह कचरा जमा हो जाएगा और मक्खियाँ, मच्छर आदि का पनपने का अवसर मिलेगा, दुर्गंध फैलेगी, वायु प्रदूषण होगा तथा बीमारियाँ फैलेगी। यदि इसका निपटान सही तरीके से होगा, जैसे जैविक खाद बनाकर, तो कुछ ही समय ये दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा तथा पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगा। इससे क्या होगा? पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? वो रहना जरूरी है। तो ये क्या इसका कारण, यदि उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नकरणीय हो तब भी हमारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय के लिए अधिक मात्रा में कचरा होने के कारण सूक्ष्मजीव सही समय पर इसका विघटन नहीं कर पाएंगे, जिससे कचरा जमा हो जाएगा और मक्खियाँ, मच्छर पनपते रहेंगे और दुर्गंध फैलेगा। तो इसलिए क्या होगा? ये भी बहुत हानिकारक है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति का सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को क्या करती है? रोकती है। यूवी के कारण, अल्ट्रावायलेट रे, यूवी के कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि पहुंचाते हैं, जिससे कारण फसलों की उपज कम हो जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग अग्निशमन यंत्र या रेफ्रिजरेटर में किया जाता है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। हम लोग जो सेविंग करते हैं उसमें भी, फ़ोन में भी रहता है CFC, इसलिए उसका यूज नहीं करना चाहिए। इससे ओजोन परत को क्या होता है? क्षति हो रहा है। अगला है, ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिसमें जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को निम्न 2 तरीकों से प्रभावित करते हैं। ठीक है, पौधे तथा जंतुओं के अवशेष के अपघटन से वातावरण दूषित होता है तथा दुर्गंध फैलती है, जिससे पास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, जो पर्यावरण को इससे क्या दुर्गंध फैलता है तो प्रभावित करता है। कूड़े कचरे के ढेर पर अनेक प्रकार की मक्खियाँ, मच्छर आदि पैदा होते हैं जो कई प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं। मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2 गैस अपघटन प्रक्रिया में निकलते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। तो ये सब बहुत आप लोग को घर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इसमें पूछता है। जो आप लोग घर के आसपास, सब लोग किसान घर से बिलोंग करते हैं, सब लोग के घर में खेती होता है, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ करके जाएँ। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा, पढ़ कर खूब जाइए, हो सकता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। कुछ ना कुछ आप इसके बारे में बना करके, नहीं भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ 2 लाइन 4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसलिए ज़रूर इस चैप्टर को पढ़ कर जाएँ। नेक्स्ट है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो बहुत है। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे पॉलीथीन, पिड़कनाशक, DDT एवं रसायन आदि का अपघटन नहीं होता है। ये पदार्थ लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा जल एवं मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। अजैव निम्नकरणीय रसायन के उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है। DDT जैसे पिड़कनाशक पदार्थ खाद्यान्न, सब्जियों, फलों आदि के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। तो ये सब है बहुत सारा इसका कारण। अगला क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन की मुख्य विधियां कौन कौन सी है? कचरा प्रबंधन के लिए क्या क्या कचरा प्रबंधन की विधियां हैं? सबसे पहले जैव मात्र संयंत्र। जैव निम्नकरणीय पदार्थ इस संयंत्र में डाला जाता है।
बायोगैस होता है, इसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। गांव में ये समय किया गया था पहले, गोबर गैस मेरे घर में भी है। उसमें गोबर को डालते थे और फिर उसमें पानी डालते थे तो नीचे से गैस बन निकलता था, गैस को फिर चूल्हा में जोड़ करके चाय ये सब बनाते थे, तो गोबर गैस उसको बोलते हैं, बायोगैस। फिर दूसरा क्या है, सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र का संशोधन किया जाता है। फिर कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्र में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट, ये तब आप लोग घर में करते ही हैं। गोबर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो खाद बन जाता है तो खेत में डालते हैं, तो कंपोस्टिंग उसको बोलते हैं। पुनः चक्रण, अजैव न्यूनकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिए जाते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक सब, ये सब कचरा वाला प्लास्टिक लेकर जाता है कि नहीं, अब वो प्लास्टिक बड़ा बड़ा कारखाना में जाता है, फिर उस प्लास्टिक को गला करके फिर खिलौना बना दिया जाता है, तो ये पुनः चक्रण हुआ। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया। थोड़ा हम फास्ट किए हैं, तो आप लोग भी फास्ट एक बार पढ़ करके देखिए, अपना नोट्स से पढ़िए या गेस्ट पेपर जिससे पढ़ रहे हैं उससे भी पढ़िए, और एक बस आधा घंटा इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हाँ, आप शुरू से इस चीज़ से नहीं सीख सकते हैं। जो लोग पहले से कुछ पढ़े हैं उन्हीं को ये सारा चीज़ समझ में आएगा, जो एक बार भी नहीं पढ़े तो उनको तो प्रॉब्लम होगा भाई। इस अंत में सब कुछ तो नहीं ना कर सकते हैं, शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना होता है। पहले से कुछ मेहनत किए हुए हैं तो आप आराम से पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बस आधा घंटा का वीडियो मेरा डेली आधा घंटा का देख लीजिए, आपका साइंस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको भी प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें।